बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। तो एक छोटी सी प्रेयर सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन। प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को वेलकम आज की क्लास में। तो तैयार हैं सभी लोग स्किमिंग के लिए? तो सबसे पहले हम रिमेनिंग पैसेजेस को स्किम करेंगे, अपनी स्किमिंग स्पीड को बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन का पूरा फोकस हमारा यही रहेगा कि आज के सेशन के लास्ट में हम ये कॉन्फिडेंटली कह सके कि हाँ, मुझे स्किमिंग आती है। तो तैयार हैं सभी लोग इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए? एवरीवन रेडी फॉर डेवलपिंग दिस कॉन्फिडेंस? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। तो सबसे पहले जो हम पैराग्राफ स्किम करने वाले हैं दैट इज कर्मा, द साइलेंट कनेक्शन बिटवीन चॉइस एंड एक्सपीरियंस। तो चॉइस और एक्सपीरियंस के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज योर कर्मा, उसके ऊपर हम स्किम करने वाले हैं। सबसे पहला पैराग्राफ हम साथ में स्किम करेंगे, फिर अगले पैराग्राफ से मैं आप सभी लोगों को 45 सेकेंड्स का टाइम देना स्टार्ट करूँ। तो पहले आप स्किम करेंगे, आप मेन आइडिया निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगी मेन आइडिया। आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों का मेन आइडिया मैच करे। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कल की क्लास जिनकी मिस हो गई थी, जब आप स्किमिंग करते हैं तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, मेन आइडिया आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस जो हमारा रहता है वो किस पे रहता है? नाउन पर रहता है और मेन वर्ब पर रहता है, जो क्रिया होता है उस पर रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम स्किमिंग कर लेते हैं हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें पता करनी होती है कि टॉपिक क्या है, ऑथर की टोन कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑथर का मेन आइडिया क्या है। ये 3 चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं स्किमिंग के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। कर्मा को क्या समझते हैं कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम है, एक ऐसी फोर्स है जो डिसाइड करती है कि किसको अच्छी किस्मत मिलेगी, किसको सफ़र करना है। सच्चाई कर्मा बहुत काइंड है, बहुत शांत है। कर्मा कोई जजमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं है। कर्मा एक रिलेशनशिप है कॉज और इफेक्ट के बीच में, और जो आपकी चॉइस से आता है। ये तरीका है जिससे एक्शंस अपने इंप्रेशंस छोड़ जाते हैं और ये इंप्रेशंस आपके एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। कर्मा जिम्मेदारी सिखाता है ब्लेम के बिना। हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन आपका इन्फ्लुएंस कैरी करता है। कोई भी अकेले नहीं होता है। तो अगर आप केयर के साथ एक्ट करोगे तो आपको भी केयर मिलेगी, वो केयर बाहर की तरफ जाएगी। जब आप एंगर और फियर के साथ एक्ट करोगे तो किसी ना किसी तरीके से वो वापस आएगा। तो कर्मा पनिश नहीं करता है, वही शो करता है जो आप दुनिया को देते हो। तो जब हमने इस पूरे पैराग्राफ को स्किम किया, हमको क्या मेन आइडिया समझ में आया कि लोगों को लगता है कि कर्मा कोई रूल है, कर्मा कोई सिस्टम है, बट एक्चुअल में कर्मा क्या है? जो आप करते हो वही आपको मिलता है और वही कर्मा है। आप दुनिया को डर दिखाओगे अपना तो आपके सामने फियर आएगा। आप एंगर दिखाओगे दुनिया को तो आपके सामने एंगर। आप काइंडनेस दिखाओगे तो आपके सामने, स्क्रीन पर आ रही हूँ, जस्ट 1 सेकंड। अगर आप काइंडनेस दिखाओगे तो आपके सामने काइंडनेस आएगी। तो बेसिकली टॉपिक था कर्मा। अब देखो 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। टॉपिक था कर्मा, टोन थी पॉजिटिव, और मेन आइडिया था कि कर्मा वही है जो आप दुनिया को देते हो। क्लियर सभी को? एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा मेन आइडिया बताया है, कर्मा इज नॉट अ रूल, इट इज व्हाट वी गिव टू अदर्स।
चलो अगला पैसेज आप खुद से स्किमिंग करोगे। चलो सभी के 45 सेकेंड्स शुरू होते हैं अब। ऑल द बेस्ट एवरीवन। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या मेन आइडिया निकला देखते हैं। कर्मा का मेन एस्पेक्ट होता है इंटेंशन। दो लोग सेम एक्शन कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ रहा है क्योंकि उनका इंटेंशन अलग अलग है। एक इंसान तो काइंडनेस से कर रहा है और दूसरा इंसान गुस्से से कर रहा है। तो कर्मा सिर्फ ये नहीं होता है आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदर देखो, अंदर झांको और अवेयर हो कि आपके क्या मोटिवेशन, आप क्यों काम कर रहे हो। कर्मा समय के साथ आता है। ऐसा नहीं आपने तुरंत कोई अच्छा एक्शन किया तो तुरंत के तुरंत आपको अच्छा हो जाएगा, नहीं। कुछ एक्शंस के जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कुछ कुछ एक्शंस के सालों सालों लग जाते हैं। एक मोमेंट ऑफ पेशेंस आपकी टेंशन को तुरंत के तुरंत ईज कर देगा, जबकि एक बहुत लॉन्ग हैबिट आपको एक सुकून वाली जिंदगी देगी। हार्मफुल पैटर्न्स भी छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते, टाइम बाद सामने आते हैं। तो पेशेंस आता है, ट्रस्ट आता है। कर्मा को समझने से हम ये समझते हैं कि कंट्रोल करने की हमें जरूरत नहीं है। लाइफ को परफेक्ट तो नहीं मैनेज कर सकते और रिजल्ट को आप हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला कि सबसे पहले तो कोई एक इंसान है जो मान लो कुछ दान कर रहा है, तो वो दान कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसको रिजल्ट अच्छा ही मिले। दान करना एक्शन के साथ उसका इंटेंशन भी मैटर करता है। अगर उसका इंटेंशन है कि वो लोगों की केयर करता है इसलिए दान कर रहा है तो उसका रिजल्ट अलग होगा। अगर उसका इंटेंशन है उसको गुस्से से वो दान कर रहा है, उसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट अलग होगा। तो आपका कर्मा में आपका एक्शन तो आता ही आता है, आपका इंटेंशन भी आता है। दूसरी बात क्या थी कि कर्मा कभी तुरंत रिजल्ट भी दे देता है और कभी बाद में भी दे देता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट तुरंत मिले, आपको रिजल्ट लंबे टाइम के बाद भी मिल सकता है। तो कर्मा आपको पेशेंस भी सिखाता है, नियत अच्छी होनी चाहिए, राइट। चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। 45 सेकेंड्स अगेन। चलिए 45 सेकेंड्स आर अप। कर्मा याद दिलाता है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इससे शांति मिलती है। हम रिजल्ट पे नहीं फोकस करते, हम फोकस करते हैं अपनी ऑनेस्टी पे। एक और रीजन क्या है कि हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। हम पास्ट को नहीं बदल सकते लेकिन प्रेजेंट को हम हमेशा अपने कर्मा से चेंज कर सकते हैं। तो कर्मा लोगों को फंसाएगा नहीं उनकी पुरानी मिस्टेक्स में, ये हमेशा लर्निंग देगा। जब आप समझते हो क्या चीज गलत है, आप नई चॉइसेस कर सकते हो। हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी बनती है। आप कर्मा और क्या बताता है कि लाइफ कैसे इंटरकनेक्टेड है। वो एक्शन सिर्फ आपको नहीं इफेक्ट करते हैं जो आप करते हो, बाकी लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। आप जो बोलते हो उससे आपका रिश्ता शेप होता है।
आपके एटीट्यूड से आपका आसपास का एरिया शेप होता है। आप एक काम करते हो अच्छा, इससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। एक बार कुछ समझते हो तो बातचीत का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बढ़ती जाती हैं और सब एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। तो अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं और कर्मा की अवेयरनेस के साथ कि मुझे अपने कर्म पर फोकस करना है, कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है, तो आपकी डेली लाइफ में क्या आता है, माइंडफुलनेस, आप अवेयर होते हो। आप कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सोचते हो, क्योंकि आपका फोकस अपने कर्म को अच्छा रखने में होता है और इसकी वजह से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि कर्मा कैसे आपकी लाइफ को, आपके साथ वालों की लाइफ को और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वो ऑथर ने बताया था। तो कर्मा क्या कहता है, पास्ट में कुछ भी हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फोकस आपके प्रेजेंट पे होना चाहिए। कर्मा क्या कहता है, जो गलतियां पास्ट में करी थी उनको रिपीट नहीं करना है। कर्मा क्या कहता है, आप कुछ अच्छा करोगे, आपके आसपास भी लोग अच्छा करेंगे और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। कर्मा क्या कहता है कि रिएक्ट मत करो किसी भी चीज को बहुत जल्दी, हमेशा सोचो, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करोगे तुरंत की तुरंत बिना सोचे समझे एक्शन लोगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो कर्मा जिंदगी में हमें क्लैरिटी देता है। चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। 45 सेकेंड्स अगेन। चलो ऑल द बेस्ट। चलिए क्या कह रहा है पैसेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोग हैं, अभी मैं समझने की बात नहीं कह रही कितना समझ में आ रहा है या कितना आप मेन आइडिया निकाल, कितने लोग हैं जो 45 सेकेंड्स में यहां से लेकर यहां तक पहुंच पा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ स्किमिंग में ना 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है पहुंच पाना, कि मैं यहां तक पहुंच पा रहा हूं इतने टाइम में, और दूसरा होता है जो मैं पढ़ के पहुंच रहा हूं वो मुझे माइंड में रिटेन भी हो रहा है, वो मुझे माइंड में रुक भी रहा है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो अभी पहले स्टेप को क्रॉस कर रहे होंगे कि वो लास्ट तक पहुंच पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे स्टेप को भी क्रॉस कर गए होंगे कि उनको माइंड में थोड़ा थोड़ा याद भी होगा। और बहुत सारे लोग होंगे जो तीसरे स्टेप को भी क्रॉस कर गए होंगे जिनका मेन आइडिया भी मैच कर रहा। तो इन तीनों स्टेप्स पे एक एक करके पहुंचना है। पहले इस पे फोकस करना है, जब ये होने लग जाएगा तो इस पे फोकस करना है, और जब ये होने लग जाएगा तो इस पर फोकस करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी फर्स्ट स्टेप तक नहीं पहुंचे होंगे, तो अभी उनका फोकस क्या है कि बस ऊपर ऊपर से कूदते 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 यहां तक पहुंच जाओ। चलो, आदत से एक्ट नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग से एक्ट करना है। रिग्रेट कम हो जाएगा, शांति बढ़ जाएगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी। लोगों को माफ कर दो, दिल में किसी के लिए नाराजगी मत रखो। नाराजगी रखोगे तो सफर करोगे। माफी कर दो, माफी से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, बस आप वेट नहीं कैरी करोगे। फ्यूचर एक्शंस भी चेंज होंगे, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। फॉरगिवनेस पैटर्न ब्रेक कर देती है जो कर्मा बार बार रिपीट करके, तो माफ करो लोगों को। कर्मा परफेक्शन नहीं है, हर कोई गलतियां करता है, हर कोई कंफ्यूज होता है। मैटर क्या करता है कि आपको पता है या नहीं आपने गलती करी है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो खराब चीजें नहीं होती हैं, काइंडनेस होती है, आप अपने आप को जज नहीं करते हो, ग्रोथ होती है। छोटी छोटी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं कर्मा में। हर दिन का एक्शन आपकी लाइफ को शेप करेगा। आप कभी ऑनेस्ट हुए, आपने किसी को सुना, आपने बोलने से पहले सोचा, तो ये सब चीजों से बैलेंस आएगा। तो 3 चीजें, एक तो किसी ने कुछ गलत किया है, माफ कर दो, उसका इमोशनल लोड अपने अंदर मत लेके चलो। किसने कुछ भी गलत किया, कितना ही क्यों ना गलत किया हो, अपने मन में उसे माफ कर दो।
कर्मा है। दूसरा, ये मत सोचो परफेक्ट बनना है। हर कोई गलतियां करता है, हर कोई कंफ्यूज होता है, तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, काइंड रहो। और तीसरा, रोज रोज एक्शन लो अपने आप को और अच्छा इंसान बनाने के। तो मेन आइडिया में 3 थे। माफ कर दो लोगों को, इस बात को मानो कि हर कोई गलती करता है, और छोटे छोटे एक्शंस लो अपनी डेली लाइफ में अपने कर्मा को अच्छे करने के। चलो नेक्स्ट 45 सेकेंड्स अगेन। चलो ऑल द बेस्ट। अगला पैसेज क्या निकला मेन आइडिया? छोटे छोटे एक्शंस लोगे वो इकट्ठे होते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपका कैरेक्टर बनेगा। कर्मा आपको ग्राउंडेड रहना भी सिखाता है, डाउन टू अर्थ रहना भी सिखाता है। आदत से एक्शंस कैसे अराइज करते हैं, विजडम से नहीं, ये चीज लोग देखते हैं। तो इस अवेयरनेस से हमारा जजमेंट अच्छा हो जाता है, हम सामने वाले को खराब नहीं मानते कभी भी। हर कोई इंसान अपनी एक्सपीरियंसेस से बना होता है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें सामने वाले को लेकर हम काइंड हो जाते हैं। सबसे अच्छा या सबसे सुकून वाला एस्पेक्ट क्या है? न्यूट्रल है। कर्मा क्या कहता है कि कोई भी एक्शन अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है, सिर्फ रिजल्ट है उसका। आप कोई भी एक्शन लोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इससे डर खत्म हो जाता है। लाइफ एक क्लासरूम बन जाता है, ना कि कोई कोर्ट रूम जहां आपको कोई जज कर रहा है। एक्सपीरियंसेस लेसन्स बन जाते हैं। कर्मा से कंसिस्टेंसी भी आती है। आपने एक बार अच्छे से एक्ट किया, फायदेमंद हुआ, फिर आप बार बार वैसे एक्ट करोगे तो आपकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। लगातार मकसद रहोगे अच्छा बनने का, तो ट्रस्ट आएगा, कंसिस्टेंसी से स्टेबिलिटी आएगी। कर्मा अंदर भी होता है, आपके इमोशनल स्टेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। बार बार आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो तो डिस्ट्रेस आता है, दुख आता है। लेकिन अगर आप अच्छी थिंकिंग करते हो तो सुकून आता है। तो बेसिकली क्या है, कर्मा हमें क्या क्या सिखाता है? कर्मा हमें डाउन टू अर्थ रहना सिखाता है। कर्मा हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है कि लगातार काम करना है। कर्मा कभी भी लेबल नहीं करता कि ये एक्शन अच्छा है, ये खराब है। तो कर्मा सारा डर मिटा देता है। जब आपको लगता है कि जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मेरे कर्मा की वजह से मिलेगा, तो आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं खराब कर्म करूंगा तो मुझे खराब रिजल्ट मिलेगा। जब आप इस सोच पे अपनी जिंदगी जीने लग जाते हो तो आपकी जिंदगी से डर खत्म हो जाता है और आपकी लाइफ पीसफुल हो जाती है, आपकी लाइफ शांत हो जाती है, काम हो जाती है। तो लेसन्स ऑफ कर्मा है कि कर्मा हमें क्या क्या सिखाता है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, कंपैशनेट मीन्स बेटा काइंड। चलो स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे फिर से।
अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है फिर से? अंदर के एक्शंस उतने ही मैटर करते हैं जितने बाहर के। केयर करने से शेप होता है आपका एक्सपीरियंस। पेशेंस रिजल्ट है। रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते तो आप ट्रस्ट करने लगते हो, मतलब पेशेंस सिखाता है कर्मा आपको। केयर के साथ एक्ट करते हो, रिवॉर्ड नहीं एक्सपेक्ट करते, आपकी एंजाइटी कम होती है। आप ये नहीं, कर्मा ये नहीं कहता कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करो तो वो भी पलट के आपके साथ अच्छा ही करेगा। अच्छे एक्शन का मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी आपके साथ अच्छा ही करेगा, आपको कंफर्ट देगा। और ये नहीं कि आप खराब एक्शन ले रहे हो तो वो फेलियर है, प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब आप फेल हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मा सिर्फ आपको एक मतलब देता है, कंट्रोल नहीं दे, कंट्रोल से। डिफिकल्ट एक्सपीरियंस हर किसी की लाइफ में आता है, भले ही वो अच्छा इंसान हो या खराब इंसान हो, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, जिसका कर्मा अच्छा होता है, तो वो उस डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को एक अपॉर्चुनिटी समझता है कि मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड करूं, मैं कड़वाहट के साथ रिस्पॉन्ड ना करूं। जब आप कार्मिक अवेयरनेस का जिंदगी जीते हो तो आप जिम्मेदारी लेते हो अपने काम की और जेंटल काइंड रहते हो। जब गलतियां होती हैं आप उसको मान लेते हो, अपने आप से नफरत नहीं करते। लर्निंग आती है, ब्लेम नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, नहीं, आप सीखते हो उस चीज से। इससे हीलिंग होती है आपके अंदर बैलेंस आता है। कर्मा प्रेजेंस भी इनवाइट करता है, मतलब आप हर चीज को ध्यान से करते हो। आपके एक्शंस और कॉन्शियस होते हैं, आप हर एक्शन को सोच समझ के लेते हो। आप कोई भी रिएक्शन नहीं देते ऑटोमेटिकली, आप हर चीज सोच समझ के करते हो। इसकी वजह से आपकी चॉइस भी बढ़ जाती है। बिटरली मीन्स कड़वाहट के साथ। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला कि कर्मा का मतलब ये नहीं है कि जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा ही होगा, जो खराब करेगा उसके साथ खराब ही होगा। खराब भी अच्छे लोगों के साथ हो सकता है। बट कर्मा क्या कहता है कि जब किसी अच्छे कर्मा वाले इंसान के साथ खराब होता है तो वो अच्छे कर्मा वाला जो इंसान होता है, वो नफरत नहीं करता अपने आप। वो उसके अंदर कड़वाहट नहीं आती है, वो जिम्मेदारी लेता है उस चीज की, अपनी गलती को मानता है और सीखता है, उससे लर्निंग होती है, ब्लेम नहीं करता वो। तो उसका जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो शांत ही रहता है, पीसफुल ही रहता है। इसकी वजह से उसकी हीलिंग भी जल्दी होती है और उसका इमोशनल बैलेंस भी खराब नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही होगी, मैम रिटेन नहीं हो रहा, मैम इतनी जल्दी नहीं हो रहा, तो देखो बेटा, स्किमिंग ना आपको एक दिन या 2 दिन का खेल नहीं है। स्किमिंग इज प्रैक्टिस। आज इतना हो रहा है, 10-12 पैसेजेस स्किम कर लोगे इतना होने लग जाएगा, और स्किमिंग कर लोगे इतना होने लग जाएगा, तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। आज मैं भी इतनी जल्दी जल्दी स्किम कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसेजेस आज तक स्किम कर लिए। तो जितने ज्यादा पैसेजेस आप स्किम कर लोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट। अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं? आप जिंदगी में से तुरंत एक्शन नहीं लेते, आप सोच समझ के एक्शन लेते हो। एंड कर्मा को समझने से आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, आप कंपैरिजन नहीं करते। शांति आती है, आप अपनी जिंदगी ऑनेस्टली जीते हो, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीते। इससे सेटिस्फैक्शन आता है आपकी लाइफ में। कोई बाहर से कुछ नहीं है कर्मा, वो आपके हर मोमेंट में है, हर सांस में है, हर शब्द में है, हर सोच में है। इससे आप सशक्त बनते हो, छोटी छोटी चॉइस भी मैटर करती है। आप अपने आप को लेके काइंड होते हो। और देखो, ग्रोथ में ना हमेशा टाइम लगता है। एक दिन में चीजें नहीं होंगी, पुरानी आदतें एक दिन में खत्म नहीं हो जाएंगी। पेशेंस चाहिए। अपने आप को खराब तरीके से जज मत करो, इससे प्रोग्रेस आपकी स्लो होगी और कुछ नहीं होगी। कर्मा से स्ट्रेंथ भी बनती है। जब चैलेंजेस बढ़ते हैं तो वो भी एक प्रोसेस ही है। तो ये मत पूछो कुछ गलत हुआ है, तो ये मत पूछो क्यों हुआ वो मेरे साथ। हमेशा क्या पूछो कि अब मुझे इसका जवाब कैसे देना है।
इससे क्या होगा, आपके अंदर विजडम डेवलप होगा। तो कर्मा क्या है कि आप अवेयरनेस के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि अंदर की इमोशनल स्टेट कैसे आपकी सच्चाई को, आपकी रियलिटी को चेंज कर रही है। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में क्या बोला कि कर्मा आपके हर मोमेंट में है, हर पल में है, हर शब्द में है, हर विचार में है, और चीजें धीरे धीरे होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आज कोई चीज शुरू करी है तो आज से ही उस चीज में बहुत परफेक्ट हो जाओगे। धीरे धीरे होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अपने आप को कभी भी कोई खराब बात मत बोलो, कभी भी अपने आप को गलत तरीके से जज मत करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझो। ये मत पूछो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है या मैं इस चीज को क्यों नहीं कर पा रहा हूं। अपने आप से क्या पूछो कि अब ये चीज हो रही है तो इसका मैं जवाब कैसे दूं, इसको मैं टैकल कैसे करूं, इस पर फोकस करो। तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपकी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर बनने लग जाए। तो जितने भी बच्चे अभी कुछ कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक उन कमेंट्स का उनको इस पैसेज के थ्रू भी आंसर मिल गया होगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ग्रोथ टेक्स, लगातार 1 मंथ तक स्किमिंग रोज करेंगे, अपने आप इंप्रूवमेंट मिलेगा। पुरानी आदत एक पल में गायब नहीं होगी। पेशेंस सपोर्ट करता है बदलाव को। पेशेंस जरूरी है। अपने आप को कभी खराब मत बोलो। अगर हार्श सेल्फ जजमेंट करोगे, अपने आप को खराब बोलोगे, खराब मानोगे, कमजोर मानोगे, तो प्रोग्रेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब भी कोई चैलेंज आएगा, हमेशा ये समझो कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी जिंदगी में, उसका ये हिस्सा है। ये मत पूछो क्यों हुआ मेरे साथ इतना गलत। हमेशा फोकस किस पे करो कि अब मुझे इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना। इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप, इससे आपके अंदर विजडम आए। क्लियर सभी को? लास्ट पैराग्राफ। काइंडनेस बढ़ाएगा, जिम्मेदारी की तरह नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग की तरह। जब आप एक्शन सोच समझ के लोगे तो जिंदगी लाइट फील होगी, बैलेंस्ड फील होगी। कर्मा से कोई डर पैदा करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। आप लोगों को ये याद दिलाता है कि हर मोमेंट के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। हर चॉइस आपका एक सीड प्लांट कर रही है जो आपको रिजल्ट देगा। पेशेंस रखोगे, ध्यान रखोगे, और अपना मकसद, अपनी नीयत अच्छी रखोगे, तो आपकी लाइफ एक ऐसी हो जाएगी जिस लाइफ में आप चीजों को लेकर को समझोगे, जिम्मेदारी लोगे और शांति रहेगी। तो कर्मा क्या देता है, एक तरीके से कर्मा आपको अवेयरनेस देता। क्या थोड़ी थोड़ी स्किमिंग करना आया? हम कैसे स्किमिंग कर रहे हैं? तो स्किमिंग में जरूरत क्या चीज की है? स्किमिंग के लिए वोकैबुलरी अच्छी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे अगर ऑब्लिगेशन का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी मैं इस पैराग्राफ का मेन आइडिया निकाल सकती। आज मुझे टेंस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी मैं इसका मेन आइडिया निकाल सकती। क्योंकि मेन आइडिया एक लाइन से नहीं होता है, मेन आइडिया एक वर्ड से नहीं होता है, मेन आइडिया पूरे के पूरे पैराग्राफ से होता है। तो स्किमिंग में वोकैबुलरी बिल्कुल मैटर नहीं करती है। स्किमिंग में क्या मैटर करता है कि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ पा रहे हो या नहीं बढ़ पा रहे। कोई भी बच्चा जो इसको जल्दी जल्दी, चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। आपको एकदम अपना दिमाग खाली, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में करेंगे, इसको तो हमने स्किमिंग कर लिया। अब क्या करना है आपको इस पैराग्राफ में, पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अपना दिमाग खाली कर दो एकदम। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसा कोई इमोशन है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है, बिल्कुल खाली कर दो। डन। अब कूद कूद के पढ़ो। देखते हैं क्या हम जंप कर करके पढ़ के कोई मेन आइडिया फ्रेम कर पा रहे हैं। ट्राई करते हैं।
Being positive, not a demand. Rule. Way of living grows slowly. Positivity does not deny pain. Life kind. Presence, people, life, grace, circumstances difficult. Being positive, how you relate. Life, small moments, attention, what is happening, the mind, quiet, receptive. नहीं पता, मान लो रिसेप्टिव का मीनिंग कोई फर्क नहीं पड़ता. पॉजिटिविटी ग्रोज, एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. Everyone experiences doubt, fear. These feelings not failure. These are reminders. तो हमने जब इस साइड हो जाओ, सॉरी बेटा. हाँ, तो हमने जब इसको सिर्फ ऊपर जंप कर करके पढ़ा, मुझे क्या समझ में आया, क्या निकला मेन आइडिया? एनीवन, व्हाट इज द मेन आइडिया? मेन आइडिया इज, इस पूरे पैराग्राफ में हमको बेनिफिट्स ऑफ बीइंग पॉजिटिव बताया. दिस वाज द मेन आइडिया कि क्या क्या फायदे हैं पॉजिटिव. ऑथर की टोन कैसी है? ऑथर की टोन पॉजिटिव. कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? तो बस हमको यही समझना था कि पॉजिटिव होने के फायदे ऑथर ने हमको बताए हैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ. अब ये तो चलो एक ऐसा आर्टिकल था जो थोड़ा सा मोटिवेशनल था. अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आर्टिकल लेते हैं. अब उसको स्किमिंग करेंगे. इस तरह के आर्टिकल्स बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, दिख रहा है. मैं आपको फिर से 45 सेकेंड्स दे रही हूं और मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग. एवरीवन, आप सभी के 45 सेकेंड्स शुरू होते हैं अब. चलिए, टाइम इज अप. देखते हैं कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया. बहुत सारा रिकॉग्निशन मिला है रिसर्चर्स को एआई में. 2024 में फिजिक्स प्राइज मिला इनको, ठीक है. इनको केमिस्ट्री प्राइज मिला, इनको गूगल में एम्प्लॉय किया गया, इनको ये अवार्ड मिला. तो रिसर्च हो रही है. बेसिकली मेन आइडिया एक ही का था. क्या था मेन आइडिया? कि किस किस बंदे को क्या क्या प्राइज मिला. रिसर्च और उसके प्राइजेस की बात हो रही थी. दिस वाज द मेन आइडिया. ये ऑथर क्या बता रहे थे? रिसर्च, और रिसर्च की वजह से जो लोगों को प्राइजेस मिल रहे हैं, जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं. कितने लोगों का मैच किया? जो जो अवार्ड्स मिल रहे हैं. तो ये था आपका स्किमिंग. ऑल अबाउट रिसर्च एंड प्राइज. अगला पैराग्राफ स्किमिंग करोगे? चलो, अगला पैराग्राफ. एवरीवन, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उसको पढ़ना भी नहीं है, उसको देखना भी नहीं है, बस ओवरऑल मीनिंग निकालना है. अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, थोड़ी सी मेंस लेवल लैंग्वेज है, तो इसके लिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दूंगी. चलो.
चलो देखते हैं। गूगल ने कोई प्रोग्राम किया है कुछ काम करने के लिए, इसमें पैसा लगाया उसने, वो इम्पोर्टेंट था। माइक्रोसॉफ्ट ने भी पैसा लगाया, ठीक है। तो कोई भी रिसर्च होती है वो पब्लिक, जिसमें पब्लिक का पैसा लगाओ, वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। पब्लिक मनी ने सब, पब्लिक का पैसा इन सब चीज़ों में लगा है, इन सब चीज़ों में पब्लिक का पैसा लगा है। तो जो नोबेल, जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है वो लैब्स में होते हैं। ये जो कंपनीज हैं इन्होंने भी बहुत सारी रिसर्च होस्ट की, लेकिन जो नॉलेज है वो मूव हुई यहाँ से। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्ट कर रही है रिसर्च में। तो गूगल ने इन्वेस्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं किस में, रिसर्च में। तो रिसर्च में पैसे के यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि रिसर्च में पैसे का यूज़ कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, किस किस चीज़ में जा रहा है। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। चलो अगला पैराग्राफ। मिस्टर जंपर का काम रिप्रोड्यूस करने में बजट चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। कंसर्न ये नहीं है कि जो कॉरपोरेशंस हैं उनको प्राइज मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी पब्लिक बॉडी को प्राइज देना होगा तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और कुछ ही कंपनीज है जो इन्वेस्ट कर रही होंगी। पब्लिक फंड का इन्वॉल्वमेंट से जिम्मेदारी होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंट्रोल में ना आए। अगर कोई लेबोरेटरी है वो पैसा ले रही है तो उसके जो डिलीवरेबल्स हैं उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वो काम यूज़ में हो, यूजेबल हो, यूज़ का हो, ये सब चीज़ें। अगर पब्लिक एजेंसी कोई चीज़ खरीद रही है तो प्रोक्योरमेंट क्या होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए अच्छी हो, ना कि सिर्फ एक ही इंसान के लिए। तो लोग कहते हैं कॉरपोरेट लेबोरेटरीज फंडामेंटल साइंस नहीं कर सकती, वो कर सकती हैं। पब्लिक पॉलिसी को एडवांटेज कम करना चाहिए। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसका मतलब यही था, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो, कि अगर पब्लिक फंड लग रहा है किसी भी रिसर्च में, पब्लिक का पैसा लग रहा है किसी भी रिसर्च में, तो उस रिसर्च का बेनिफिट भी पब्लिक को होना चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया यही था कि अगर पब्लिक का पैसा किसी चीज में लग रहा है तो पब्लिक को ही उस रिसर्च का फायदा होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। कहाँ पे लगी थी ये बात समझ में आई थी, ये बात यहाँ पे समझ में आई थी। अगर कोई एकेडमिक लेबोरेटरी है उसको अगर पब्लिक का पैसा मिल रहा है तो वो जो डिलीवरेबल्स देगी, वो जो चीजें देगी, उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे वो काम यूजफुल हो, पब्लिक के लिए काम यूजफुल हो। भले ही कोई कोड हो, कोई पूरा का पूरा सैंपल हो, कोई पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, उसको रिलीज करो ओपन लाइसेंस के अंदर, मतलब सबके लिए यूजफुल हो, सबके लिए रिलीज हो। तो पब्लिक का पैसा अगर किसी भी चीज में लग रहा है तो वो चीज क्या होनी चाहिए, पब्लिक के लिए यूज में आनी चाहिए। अगर पब्लिक एजेंसी है वो कुछ खरीद रही है तो इंप्रूवमेंट किसको होना चाहिए, कॉमन को, कॉमन मीन्स पब्लिक को। तो अगर पब्लिक एजेंसी कोई भी चीज खरीद रही है तो फायदा पब्लिक का होना चाहिए। पब्लिक फंड अगर यूज, दो बार बार एक ही बात लिखी थी, पब्लिक फंड अगर यूज हो रहा है तो टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी कि पब्लिक पॉलिसी अगर ऐसी होनी चाहिए, पब्लिक का अगर पैसा यूज हो रहा है तो प्राइवेट कंट्रोल कम होना चाहिए।
तो हर एक लाइन में एक ही बात लिखी हुई थी, बार बार एक ही बात को ऑथर बार बार अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश कर रहे। अगला, ये थोड़ा सा टफ था। दिस वॉज मैं अभी इस लेवल पे ये वाला अभी नहीं करवाना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में मोटिवेशनल पैसेजेस दिए थे, बट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेवल भी करवाओ, क्योंकि ये वाले तो ईजी लग रहे हैं। तो गूगल ने ये रिलीज किया, सब कुछ रिलीज किया, ये सब कुछ किया, ये सारा काम पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट किया था। तो एग्जाम्पल भी दिया गूगल के किसी चीज का जिसने सारा काम पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट किया। अब एक बार क्वेश्चंस करके देखें इसके। शैल वी ट्राई द क्वेश्चंस? तो हमें पता चलेगा कि स्किमिंग से हमें फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हम इस चीज के क्वेश्चंस करके देखेंगे। चलो लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अब हमने स्किमिंग की तो हमको ना एक तरीके से दिमाग में बैठ गया कि कौन सी चीज हमें कहाँ पड़ी थी। तो स्किमिंग के टाइम पे ना अननोइंगली हमारे दिमाग में बैठता भी जाता है कि कौन सी चीज हमने कहाँ पढ़ी थी। अच्छा, ये ना मेंस लेवल का पैसेज है, ये प्रीलिम्स लेवल का नहीं है, तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी लगेगी। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के जो नोबेल प्राइज विनर्स थे, इसको याद है कहाँ पे था ये? विनर्स का नाम कहाँ लिखा हुआ था, पहले याद करो। क्या सभी कोई चीज क्लिक कर रही है कि विनर्स का नाम सबसे पहली वाली स्लाइड में था? और एक गूगल का कोई टीपीयू डेवलपमेंट, कोई एक और डेवलपमेंट की बात भी हो रही थी। तो ये चीज हमको क्लिक कर रही है कि जो 2024 के नोबेल प्राइज है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इनका नाम स्टार्टिंग वाली स्लाइड में लिखा हुआ था, फर्स्ट स्लाइड पे। सबको याद है स्किमिंग के टाइम पे कि ये फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था? चलो तो इस पे ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो अब इसको पढ़ो और मुझे बताना फर्स्ट वाली लाइन सही है या गलत है। स्किमिंग के टाइम पे हमको याद आ रहा था कि ये हमने नाम फर्स्ट स्लाइड में पढ़े थे। तो नोबेल फाउंडेशन ने फिजिक्स प्राइज दिया इनको, केमिस्ट्री प्राइज और इनको दिया, और केमिस्ट्री प्राइज दिया इनको। ये जो है गूगल डीप माइंड में एम्प्लॉयड थे जब इनको अवार्ड मिला। चलो बताओ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। चलो अगला, पैसेज सजेस्ट करता है कि जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाहिए होता है रिसर्चर्स को, वो सिर्फ एक ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है कि चलो काम ऑपरेशन करने के लिए कॉस्ट है, नहीं, वो एक फंडामेंटल साइंटिफिक रिसोर्स भी है। मतलब पूरा का किसी रिसर्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि काम करने के लिए लगानी पड़ती है, वो साइंटिफिक रिसोर्स है, मतलब उसके ऊपर रिसर्च, वो रिसर्च में भी हेल्प करती है। तो ये बात भी ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में चिक चिक के बोली है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है रिसर्चर्स को, रिसर्चर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होता है? कंपनीज में होता है। तो रिसर्चर्स को रिसर्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होता है? कंपनीज में होता है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करने की ऑपरेशनल कॉस्ट है, नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को तो बिना पैसेज पढ़े भी आंसर दे सकते थे। ये तो एक तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रिसर्च जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक साइंटिफिक रिसोर्स होती है। चलो तो कहाँ लिखा हुआ था कि साइंटिफिक इनपुट है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कॉस्ट नहीं है। जो फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सिर्फ एक कॉस्ट नहीं है। चलो अगला, एक बच्चे का डाउट है मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ये तो लिखे हुए, लिखा तो हुआ है बेटा, ये बात यहाँ पे डाउट क्यों आया? मिस्टर हसबीस और मिस्टर जंपर एम्प्लॉयड थे मैम, सिर्फ केमिस्ट्री वाले एम्प्लॉयड थे।
इनके बारे में भी दे रखा होगा, एक बार देखते हैं, हॉपफील्ड और हिंटन। अच्छा, हिंटन जी का तो यहाँ दे रखा है कि उन्होंने एक डेकेड गूगल में बिताया था, फिर वो चले गए थे 2023 में। अच्छा, 2023 में वो चले गए थे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर ऑल एम्प्लॉयड। अच्छा अच्छा, फॉल्स हो गया, नहीं दिस इज नॉट ट्रू। हाँ हाँ, वेरी गुड, एक पॉइंट हमने मिस कर दिया, सिर्फ केमिस्ट्री वाले थे, फिजिक्स वाले तो चले गए थे। दिस इज फॉल्स। आगे भी पढ़ना था एक लाइन। चलो अगला, थर्ड वाला देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। ऑल वर्ड ने घोटाला कर दिया, इस वाले वर्ड ने घोटाला किया, ऑल। पब्लिक फंडिंग ने मेनली सपोर्ट किया है डाउनस्ट्रीम कमर्शियल एप्लीकेशंस को। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जहां पे पब्लिक उनको यूज कर रही होती है। दो चीजें होती हैं, पहले मैं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझो। एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझो, फिर मुझे बताना थर्ड वाला ट्रू है या फॉल्स है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जहां पे वो चीज बन रही होती है, जहां पे वो प्रोसेस हो रहा होता है, प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है, जहां पे रिसर्च हो रही होती है। और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जहां पे उस रिसर्च का यूज हो रहा होता है। तो पब्लिक फंडिंग डाउनस्ट्रीम कमर्शियल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है, मतलब जहां पे यूज हो रहा है वहां पे सपोर्ट कर रही है पब्लिक फंडिंग, ना कि रिसर्च में सपोर्ट कर रही है। क्या ऐसा है, रिसर्च में सपोर्ट नहीं कर रही है पब्लिक फंडिंग? ये तो ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि रिसर्च में सपोर्ट कर रही है पब्लिक फंडिंग। पब्लिक का पैसा रिसर्च में लग रहा है, पब्लिक का पैसा रिसर्च में लग रहा है, पब्लिक का पैसा रिसर्च में लग रहा है, ये बात तो ऑथर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तो ये तो पूरा ही फॉल्स है। तो आंसर इज व्हाट, ओनली। समझ में आ रहा है कि हम स्किमिंग से क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अगला, अभी जो कंटेम्पररी एआई रिसर्च हो रही है, कंटेम्पररी मींस मॉडर्न, मॉडर्न जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च हो रही है, उसके लेके कौन सी चिंता वाली बात है जो आप कह सकते हो? पहले तो मुझे ये बताओ, ऑथर की चिंता वाली बात है क्या? ऑथर की चिंता वाली बात, ऑथर ने पूरे पैसेज में चिल्ला चिल्ला के ये बोला है कि भाई लगा तो तुम पब्लिक का पैसा रहे हो, लगा क्या रहे हो, पब्लिक का पैसा, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं। तो ऑथर ने पूरे पैसेज में चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि अगर पब्लिक का पैसा लग रहा है तो रिसर्च भी पब्लिक के लिए फायदेमंद होनी चाहिए, रिसर्च ओपन होनी चाहिए पब्लिक के लिए। तो लग पब्लिक का पैसा रहा है, लेकिन फायदा कंपनीज को हो रहा है, जो कि गलत है। और पब्लिक का पैसा लग रहा है तो पब्लिक को ही फायदा होना चाहिए उस रिसर्च का। अब मुझे आंसर बताओ, पता है मुझे, सभी लोग बता दोगे। कॉरपोरेट लेबोरेटरीज जो हैं वो इनकेपेबल हैं कि वो प्राइस वर्दी साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर पा रही है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, कॉरपोरेट लेबोरेटरीज ही तो रिसर्च कर रही हैं। अवार्ड्स उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं जो कॉरपोरेट लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, उन्हीं को अवार्ड मिल रहे हैं। तो बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है। और यहाँ कह रहे हैं कि ये ऐसी रिसर्च नहीं कर रही है जो प्राइस वर्दी है। जो बदलाव आया है, चेंज जो आया है, पब्लिकली फंडेड इनसाइट्स, मतलब वो जो नॉलेज है जो पब्लिकली फंडेड है, पब्लिक उसमें पैसा लगा रही है, तो फंक्शनल सिस्टम, और उस नॉलेज से आप पूरा का पूरा सिस्टम बना रहे हो, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, मतलब नॉलेज तो वो पब्लिकली फंडेड थी, मतलब वो रिसर्च तो पब्लिकली फंडेड थी, उसके बारे में पता लगाया गया, रिसर्च की गई, तो पब्लिक का पैसा लगा, लेकिन उसे सिस्टम बना लिया किसी कंपनी ने, और कंपनी उसको कंट्रोल कर रही है। सही लग रहा है? जो नोबेल फाउंडेशन है वो बायस्ड हो गई है, वो पार्शियल हो गई है। क्या नोबेल फाउंडेशन को लेकर ऑथर ने कोई सवाल उठाया कि तुम पार्शियलिटी करते हो? नहीं, इसकी तो कहीं बुराई करी नहीं है कि तुम पार्शियलिटी करते हो। ये ऐसे प्राइजेस दे रही है जो रिसर्चर्स को, उन्हीं रिसर्चर्स को मिल रहे हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनीज एम्प्लॉय कर रही हैं। ये बात हो रही है, लेकिन ऑथर ने इल्जाम नहीं लगाया नोबेल फाउंडेशन पे कि तुम गलत हो, तुम पार्शियल हो, तुम एक तरफे हो। ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया ऑथर ने इस फाउंडेशन पे।
पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अंदर विलिंगनेस ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि वो होस्ट करें या वो मेंटेन करें इन रिसोर्सेज को फॉर ब्रॉडर साइंटिफिक कम्युनिटीज। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस चाहते नहीं है ऐसा करना, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है कि ये चाहते नहीं है ऐसा करना। विलिंगनेस का मतलब ये चाहते ही नहीं है कि हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज हों, नहीं ये चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, ये तो कहते भी हैं कि भाई हमें दो ये काम, अगर हमारा फंड हमारे पैसे से ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ हमें ही मिलनी चाहिए। जो पुरानी फर्म्स हैं जैसे कि बेल लैब्स और आईबीएम, उन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं बेसिक रिसर्च को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं था कि उन्होंने पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया है, कंप्लीटली वर्ड ने घोटाला। तो आंसर इज, समझ में आ रहा है सभी को? ये तो मेंस लेवल का पैसेज कर रहे हैं। अगर अभी आपकी पहली दूसरी क्लास है और अगर आप मेंस लेवल का पैसेज 10 to 20% भी समझ पा रहे हो, देन बहुत बड़ी बात है। चलो अगला, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहले मुझे ए वाला बताओ, ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ए वाला आराम से बता दोगे, ए और बी बताओ करेक्ट है इनकरेक्ट है, बहुत आराम से बता दोगे अगर पैसेज का मेन आइडिया समझ में आया था तो। पैसेज कहता है कि जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक, ऑल जितनी भी रिसर्च हुई है उसको तुरंत की तुरंत ट्रांसफर कर दो पब्लिक ओनरशिप पे, जिससे कि सबको बराबरी का एक्सेस मिले। सारी रिसर्च को या उस रिसर्च को जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, बताओ। पैसेज ने क्या बोला है कि जिस रिसर्च में पब्लिक का पैसा लगा है उस रिसर्च को पब्लिक को दो, या जितनी भी रिसर्च कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस करती है सारा का सारी चीजों को पब्लिक को दे दो। जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है वो रिसर्च पब्लिक को दो, ना कि सारी की सारी। तो क्या मैं कह सकती हूँ ए फॉल्स है? पब्लिक फंडिंग वाली रिसर्च दो। समझ आ रहा है? चलो अगला वाला बताओ, बी ट्रू है या फॉल्स है? माइक्रोसॉफ्ट ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वैसा ही गूगल ने भी किया है, दोनों का सेम सा ही एग्जांपल दिया है ऑथर ने। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो इन्वेस्ट किया ओपन एआई में वो शो करता है सिमिलर इकोनॉमिक पैटर्न जो गूगल ने किया है इन यूनिट्स में साइंटिफिक पर्पस के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों का नाम एक जगह ही लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था? स्किमिंग में ये भी याद रखना होता है कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई थी, तुमको याद आ रही है सेकेंड पैराग्राफ में थी। तो गूगल ने ये टीपीयू में किया, माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में किया, दोनों सिमिलर सी ही है, सेम पॉलिटिकल इकोनॉमी सेम है। चलो ट्रू हो गया। अब ये फॉल्स है ये ट्रू है, क्या आगे का ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत है? क्या आगे का ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत है? नहीं, हमें तो इनकरेक्ट वाला बताना था। ओनली ए ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो बी और सी था तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑल आर इनकरेक्ट वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आंसर तो हमें ए ही मार्क करना पड़ेगा, सी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि सी ट्रू है या फॉल्स है। चलो एक बार फिर भी सी पढ़ लेते हैं। जो पैसेज इंडिकेट करता है मतलब शो करता है कि अगर हमें रिप्रोड्यूस करना है कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न, आज हमको ये रिसर्च करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी जितनी उस समय चाहिए थी। तो ये बात लिखी हुई थी, कहाँ लिखी हुई थी? अगर मुझे रिप्रोड्यूस करना है इनके काम को तो बहुत पैसा चाहिए होगा। तो अगर मुझे इनके काम को रिप्रोड्यूस करना है या पुरानी रिसर्च को अब दोबारा करना है तो बहुत बजट चाहिए होगा, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होगा, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो मतलब अगर पुरानी रिसर्च को अभी दोबारा से करना है तो बहुत रिसोर्सेज लगेंगे। तो आंसर इज, ये भी क्या था? तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? एक बार अगला ट्राई करें। चलो, प्रोवेनेंस
वर्ड का मीनिंग बताना है। पहले मुझे बताओ, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता, मैं मान लेती हूँ हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो क्या जो हमने पैसेज का मेन आइडिया निकाला था उससे हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं? मान लो मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बट क्या मैं पैसेज के मेन आइडिया से इसका मीनिंग निकाल सकती हूँ? कोई भी रिसर्च जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है वो पब्लिक के पास वापस आनी चाहिए। तो कोई भी रिसर्च जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, अब पैसा रिसर्च करने में लग रहा है, अब रिसर्च शुरू में होती है, रिसर्च होगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो कोई भी चीज जिसमें पैसा यहां लगा है उसका फायदा भी पब्लिक को होना चाहिए, ये मेन आइडिया था। अब मुझे आंसर बताओ। डेस्टिनेशन तो फाइनल होता है, लास्ट में जो पहुंचते हैं। पब्लिक का एप्लीकेशन, कोई भी रिसर्च पब्लिक में अप्लाई नहीं करना है, एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही, अभी तो रिसर्च होने की बात हो रही है। कंक्लूजन भी फाइनल होता है, इंप्लीमेंटेशन भी फाइनल होता है। क्या सभी को पता है चारों वर्ड्स फाइनल के लिए होते हैं, रिजल्ट के लिए होते हैं। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग एक तरीके से रिजल्ट है। आप लॉ बनाते हो फिर उसको इंप्लीमेंट करते हो, तो लॉ बनाने के बाद इंप्लीमेंट होता है। कोई चीज का कंक्लूजन, पहले कोई चीज बनाते हो फिर उसको अप्लाई करते हो, तो ये भी बाद का सेकंड स्टेप है, ये भी सेकंड स्टेप है, ये भी सेकंड स्टेप है, और ये भी, मतलब ये सब फाइनल स्टेप्स हैं एक तरीके से। तो स्टार्टिंग स्टेप कौन सा है? ऑरिजिन। तो आंसर इज व्हाट? ऑरिजिन। तो हमें इस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता था, तब भी हमने मेन आइडिया पता था, तो हमें इस वर्ड का मीनिंग पता लग गया। तो रिसर्च का डेस्टिनेशन, रिसर्च का एप्लीकेशन, रिसर्च का कंक्लूजन, रिसर्च का इंप्लीमेंटेशन मीन्स रिसर्च का रिजल्ट। हम यहाँ पे रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करेंगे। स्टार्टिंग में पब्लिक का पैसा जिस चीज में लगा है, उस रिसर्च को होने में पब्लिक का पैसा जिस चीज में लगा है, तो ऑरिजिन ऑफ रिसर्च, ना कि डेस्टिनेशन ऑफ रिसर्च। चलो अगला। ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, इसका मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं करूंगी, खुद से करो। पब्लिक पॉलिसी को कंपलसरी बना देना चाहिए कि जितनी भी एआई रिसर्च हो वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो। क्या रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो कुछ भी ऑथर ने नहीं बोला। जो मेन मकसद है वो क्या होना चाहिए कि पब्लिक फंडिंग बढ़ जाए कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज के लिए, जिससे कि प्रोग्रेस बढ़े, पब्लिक फंडिंग बढ़ा दो। ऑथर ने का मेन आइडिया तो ये भी नहीं था कि पब्लिक फंडिंग बढ़ा दो। हाँ, जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऑब्लिगेशंस मीन्स जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर किसी भी रिसर्च में पब्लिक का पैसा लगा है तो उसका जो यूजेबल आर्टिफैक्ट है, मतलब जो उसका यूजेबल चीज है, वो वापस पब्लिक डोमेन में ही आ जाए, पब्लिक को ही फायदा हो उसका। और जो प्राइवेट कंट्रोल का जो फायदा है, मतलब प्राइवेट कंट्रोल जो है, कंपनी का जो कंट्रोल है, वो कम हो जाए। तो पब्लिक का अगर पैसा किसी रिसर्च में लगा है तो वो पब्लिक डोमेन में ही आना चाहिए, पब्लिक के यूज के लिए आ जाना चाहिए, और कंपनी का जो कंट्रोल है वो कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। पूरे पैसेज का ऑथर का मेन आइडिया यही था, चीख चीख के ऑथर यही कह रहे थे। सरकार को नेशनलाइज कर देना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि फेयर एक्सेस हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। पब्लिक पॉलिसी का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ड्रिवन हो रहा है वो मार्केट से होता है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट से होता है, तो पब्लिक पॉलिसी कुछ होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा भी ऑथर ने नहीं बोला। ऑथर ने बोला पब्लिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा किसी चीज में लग रहा है तो पब्लिक के ही यूज में वो चीज आनी चाहिए। देयर इज आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कोई भी सामान जो उससे बन रहा है, कोई भी मशीन उससे बन रही है, कोई भी सिस्टम उससे बन रहा है, वो उसका आर्टिफैक्ट है। अगला, जो अभी का जो मॉडल चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च का, वो पुराने एग्जाम्पल से अलग कैसे है? चलो अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया तो आई विल बी वेरी हैप्पी।
कोशिश करो करने की। एलिमिनेशन से करोगे तो कर लोगे कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर ये सब करोगे तो कर लोगे। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो चलो बस, कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस इतना कर लो। क्या सभी लोग डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए थे कि आजकल जो कॉर्पोरेट लैब्स हैं वो पूरी तरीके से सेल्फ फंडेड है, पब्लिक का पैसा लेने से मना कर देती है? कितने लोग डी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए कि आजकल की जो लैब्स हैं वो अपना ही पैसा लगाती हैं, पब्लिक का पैसा लेने से मना कर देती है? पूरे पैसेज में ऑथर ने चीख चीख के बोला था कि पब्लिक का पैसा लग रहा है, पब्लिक का पैसा लग रहा है, पब्लिक का पैसा लग रहा है। क्या डी एलिमिनेट कर पाए थे? चलो, क्या सी एलिमिनेट कर पाए थे कि जो रिसर्चर्स थे उनको मना कर दिया था कि आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा? क्या ऑथर ने कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जो पुराने टाइम के जो रिसर्चर्स थे उनको मना कर दिया था कि आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा अगर आप किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हो तो, और इस रेस्ट्रिक्शन को अब हटा दिया गया है? क्या सी एलिमिनेट कर पाए थे? चलो, क्या ए एलिमिनेट कर पाए थे? सोनली वर्ड का मीनिंग होता है ओनली। तो पहले जो रिसर्च होती थी वो सिर्फ अप्लाइड प्रोडक्ट पे होती थी, कभी भी बेसिक साइंस पे नहीं होती थी, और आज बेसिक साइंस पे होती है। सोलली वर्ड जब भी लिखा हो ना, सोलली, ओनली, बेयरली मतलब ना के बराबर, डेफिनेटली, 100%, तो ये वर्ड्स हमेशा घोटाला करते हैं। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये, और कुछ भी नहीं। क्या इसको भी एलिमिनेट कर पाए थे? अब मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, या तो बी होगा या ई होगा। चलो, अब ये बेल लैब्स और आईबीएम याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था? तो इनको ढूंढना बड़ा आसान है ना वैसे। आईबीएम जब भी कोई ऐसे शॉर्ट फॉर्म होती है या कोई नंबर होता है उसको ढूंढना बड़ा आसान होता है। चलो एक बार उसको ढूंढ के पढ़ते हैं। चलो, यहाँ देखो कहीं बेल लैब आईबीएम दिख रहा है? आईबीएम को ढूंढना बहुत आसान होगा। नहीं दिख रहा। चलो यहाँ पे कहीं आईबीएम दिख रहा है? ऊपर ऊपर से देख लो। शॉर्ट फॉर्म को ढूंढना और नंबर को ढूंढना बहुत आसान होता है। आप अपनी आंखें 10 सेकंड घुमाओगे आपको दिख जाएगा कि वो वर्ड है या नहीं। नहीं दिख रहा ना आईबीएम? चलो यहाँ बताओ, दिख रहा है? दिख रहा है? चलो दिख गया। कहाँ दिखा? यहाँ। अब जहां पे कीवर्ड मिलता है इनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड यहां मिला, इस वाली पैराग्राफ को बहुत अच्छे से रीड करो। तो जहां कीवर्ड्स मिलते हैं उनको रीडिंग करनी होती है। चलो रीड इट एवरीवन। 20th सेंचुरी में जो कंपनीज थी बेल लैब्स और आईबीएम, वो प्राइज विनिंग रिसर्च करवाती थी, लेकिन उस समय जितनी भी नॉलेज होती थी वो लोगों तक मूव कर जाती थी। रिप्रोड्यूसिबल पब्लिकेशंस मतलब जितनी भी नॉलेज होती थी उसको लोग रिप्रोड्यूस कर देते थे, मतलब उसकी कॉपीज कर देते थे, और ओपन बेंचमार्क से मतलब सबके लिए ओपन रहती थी। ये लिखा हुआ है, उस समय ऐसा होता था। चलो, आज के टाइम पे रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत बजट चाहिए, मतलब आज के टाइम पे नहीं होता। पहले के समय पे ये होता था, बट आज के टाइम पे ये नहीं होता है। चलो, अब मुझे आंसर बताओ। तो पैसेज क्या सजेस्ट करता है कि जो पुराना कॉर्पोरेट लैब की नॉलेज थी वो इजीली रिप्रोड्यूस हो जाती थी, आज के टाइम पे नहीं होती। प्राइमरी डिफरेंस ये है कि जो पुरानी फर्म्स होती थी उनके पास रिसोर्स ही नहीं होती थी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ थ्योरी। अच्छा, ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया था, अलोन लिखा हुआ था। ये भी एलिमिनेट कर सकते थे कि सिर्फ वो थ्योरी करती थी वो,
उनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं होती, तो सिर्फ थ्योरी पे काम करती थी और कुछ रिसर्च नहीं करती थी, सिर्फ थ्योरी करती थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सिर्फ थ्योरी पे ही काम हुआ हो, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था। मजा आ रहा है एडवांस लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में? चलो अगला। अब यहाँ पे मुझे ये कीवर्ड दिख रहा है, अल्फा फोल्ड 2। इस कीवर्ड को ढूंढना आसान है ना? 2 लिखा हुआ है, जब भी कोई नंबर होता है बहुत ढूंढना बहुत आसान होता है। चलो पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या प्रेजेंट कर रहा है कि गूगल डीप माइंड का जो ये है, ये एक मॉडल है किस तरीके से कॉर्पोरेट रिसर्च ओपन एक्सेस दे सकती है अपने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का। चलो अब अल्फा फोल्ड 2 कहाँ मिला था? यही मिल गया था, लास्ट पैराग्राफ सबको याद है। वेरी नाइस, चलो पढ़ो इसको, रीड एवरीवन। सभी लोग रीड करेंगे। जो रिलीज हुआ गूगल डीप माइंड अल्फा फोल्ड 2 का जो कोड है पब्लिक एक्सेस है, तो इसकी वजह से रिसर्चर्स अलाउ हुए कि वो अपने सिस्टम को इस हार्डवेयर पे चला सकते हैं। ये सारा काम पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट किया था, जो तैयार थे रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए, मतलब ओपन था, पब्लिक एक्सेस दे दिया उसने, तो अब लोग जो हैं वो इस पे काम कर सकते हैं, पब्लिक एक्सेस मिल गया इसको। चलो यही लिखा हुआ है कि हाँ ये एक मॉडल है कि कैसे कॉर्पोरेट रिसर्च भी ओपन एक्सेस दे सकती है, पब्लिक एक्सेस दे सकती है। चलो सेकेंड वाला देखते हैं। अब देखो फर्स्ट ट्रू है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। चलो अब पहले मुझे थर्ड वाला बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है, इससे भी आप बहुत कुछ आगे निकल जाओगे। थर्ड इज ट्रू और फॉल्स, आराम से बता दोगे थर्ड वाला। पैसेज कहता है कि जो पब्लिक फंडिंग आ रही है वो बहुत ना के बराबर आ रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा पब्लिक फंडिंग से, और पब्लिक फंडिंग से कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है, ऑथर ने तो चीख चीख के बोला है पब्लिक का पैसा लगा रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। थर्ड फॉल्स था, तो ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए। चलो अगला देखते हैं। द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जिस पे एआई रिसर्च की जो वैल्यू है वो एक्सक्लूडेबल हो जाती है, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? राइट्स टू डेटा एंड कोड, की डेटा और कोड का हक, और एबिलिटी टू डिप्लॉय मॉडल्स एट स्केल। अब इस लाइन का पहले मतलब समझो। इस लाइन का मतलब है कि किसी ने एआई की रिसर्च करी, किसी ने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च करी, अब वो चाहता है कि मेरी रिसर्च का फायदा किसी को भी ना हो। जिस इंसान ने रिसर्च करी है वो क्या चाहता है कि मेरी रिसर्च का फायदा किसी को भी ना हो, मेरी रिसर्च क्या हो, एक्सक्लूडेबल हो, मतलब किसी को फायदा ना हो, पब्लिक को फायदा ना हो मेरी रिसर्च का, सिर्फ मेरी कंपनी को ही फायदा हो मेरी रिसर्च का। तो वो इंसान क्या करेगा? डेटा का राइट नहीं देगा, वो इंसान कोड का राइट नहीं देगा किसी को भी, वो इंसान इस मॉडल को बड़े लेवल पे लगाने की एबिलिटी नहीं रखेगा इसके अंदर। तो इससे क्या होगा? उसकी रिसर्च का फायदा किसी और को नहीं होगा। सही बात है। पैसेज में कहाँ मेंशन था? चलो पैसेज में भी देख लेते हैं इस बात को। कहाँ मेंशन था पैसेज में? स्टार्टिंग में तो अब इसको देखना पड़ेगा, वैसे हमको पता लग गया सही है, बट फिर भी एक बार उस लाइन को पढ़ लेते हैं जहां ये बात लिखी हुई है। तो वो क्या करते हैं, अगर उनको काम को यूजेबल बनाना है तो वो कोड दे देंगे, पूरा का पूरा वो प्रोग्राम ही दे देंगे। अगर उनको यूजेबल बनाना है तो इसका मतलब उनको यूजेबल नहीं बनाना है तो कोड छुपा लेंगे। और भी कहीं मेंशन था?
मैम थर्ड में लिखी थी ये बात। ये लिखी थी, सेम लिखा हुआ था। तो वो पॉइंट्स जहां पे एक्सक्लूडेबल कर देते हैं वो क्या है, राइट्स टू डेटा और कोड ले लेते हैं। मॉडल्स बड़े लेवल पर डिप्लॉय यूज नहीं कर सकते, चीजों को छोड़ना है या, हाँ सेम टू सेम बात लिखी हुई। तो क्या हुआ, ये आपका आंसर इज डी, बोथ फर्स्ट एंड। माइंड बॉगल, ये बेटा पीओ मीन्स था। माइंड बॉगल हुआ, माइंड बॉगल का मतलब है दिमाग का दही, हुआ नहीं हुआ? होगा, हो गया होगा बहुत बच्चों का, बट बहुत बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि स्किमिंग से क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो अभी जब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपकी क्लास करवाऊंगी तो मैं आपको वही बोलूंगी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में कीवर्ड मार्क करते हैं, फिर हम पैसेज को स्किम करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, उन लाइंस पे वापस जाते हैं जहां कीवर्ड था और उस पार्ट को रीड करते हैं। तो ये 4 स्टेप होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, स्किमिंग का। क्योंकि अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड करने बैठते तो आपको 10 से 15 मिनट इसको सिर्फ रीडिंग करने में लग जाता और आपका पेपर का टाइम खत्म हो जाता। तो करना तो हमें स्किमिंग ही पड़ेगा। स्किमिंग 5 दिन में नहीं आएगी, 10 दिन में नहीं आएगी, 15 दिन में नहीं आएगी, 20 दिन में नहीं आएगी। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा स्किमिंग में, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। समय के साथ आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। क्लियर? अब एक प्यारा सा पैसेज और स्किम कर लें जल्दी से, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स। तैयार सभी लोग? चलो चलो बस एक ये पैराग्राफ स्किम कर लो मुझे, और मुझे मेन आइडिया बता दो 45 सेकेंड्स में। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए 45 सेकेंड्स आर ओवर। कितने लोग स्टेप नंबर 1 पे को कर पाए, यहां तक पहुंच पाए? टॉपिक क्या है, प्लानिंग। टोन कैसी है, पॉजिटिव। मेन आइडिया क्या है कि प्लानिंग कैसे हेल्प करती है। कितने लोग पहुंच पाए यहां तक, कितने लोग चीजों को रिटेन कर पाए? प्लानिंग पावरफुल प्रैक्टिस है, समय निकलता जा रहा है, जिम्मेदारियां हैं, प्लानिंग से आपको एक सेंस ऑफ ऑर्डर आता है। बिना प्लान करके करोगे तो कुछ भी होता जाएगा, टास्क खट्टे होते जाएंगे। प्लान करके करोगे तो क्लैरिटी आएगी, आप शांति के साथ आगे बढ़ पाओगे, क्लैरिटी आएगी। माइंड में बहुत सारे थॉट्स होंगे तो फोकस नहीं कर पाओगे, प्लानिंग होगा तो क्लैरिटी आएगी, टास्क को लिखोगे तो क्लैरिटी आएगी कंप्लीशन का। मतलब मेन आइडिया में क्लैरिटी भी था कि प्लानिंग आपको किस तरीके से क्लैरिटी देती है। एक और पैराग्राफ कर ले। चलो यहां तक पहुंचना है 45 सेकेंड्स में, है ना? और एक मेन आइडिया रिटेन करना है। चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए 45 सेकेंड्स ओवर। एंजाइटी कम होगी, आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप वन टास्क एट अ टाइम फोकस करोगे, आप कंट्रोल कर पाओगे, आप जिम्मेदारी ले पाओगे, अपना टाइम कैसे यूज़ करना है, आप चॉइस कर पाओगे, आपको पता होगा किस चीज़ को अटेंशन देना है, आप इमोशनली स्टेबल रह पाओगे, प्लान्ड होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो प्लानिंग के और बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि टाइम अच्छे से यूज़ कर पाओगे, अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा। तो हमें प्लानिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं, टाइम को लेके, स्ट्रेस को लेके, फोकस को लेके। तो प्लानिंग क्या क्या करता है। तो बेटा आज के सेशन में हमने बहुत सारी स्किमिंग करी है। अब हम जो स्किमिंग करेंगे वो हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे मंडे की क्लास से। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है परफेक्शन हर किसी को। अगर आप ये सोचते हो कि आप डे 1 पर आओगे और आपको परफेक्शन ईजी लगेगा तो ऐसा नहीं होगा। परफेक्शन स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे रेगुलरली आओगे आपको ईजी भी लगने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे परफेक्शन 2025 से ज्वाइन कर रहे रखा है जिन्होंने, उनको ये जो आज मैंने आरसी कराया है डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। बट जिन बच्चों की अभी नया परफेक्शन स्टार्ट किया उनको वो डिफिकल्ट लगा होगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की। बस रेगुलरली क्लासेस में आते रहो। दिस थिंग आई कैन अश्योर यू, विद इन 1 month ऑफ अटेंडिंग परफेक्शन रेगुलरली एवरीथिंग विल सीम टू बी ईजी। मज़ा आया आज के सेशन में? इंजॉय किया सभी ने? एवरीवन? मैम बोर हो गया मैं तो। जो बच्चे बोर हो गए उनसे बस एक बात कहूँगी, बेटा क्यों बोर हो रहे हो? कुछ ऐसा कर लो जिसमें इंटरेस्ट आए। डांस कर लो, म्यूज़िक सुन लो, मूवी देख लो। सिलेक्शन तो होता रहेगा, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल हो जाएगा, बट लाइफ में बोर कभी मत हो। हमेशा ऐसा काम करना जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे, उस समय आपको अच्छा फील कराए, है ना? सिलेक्शन का कुछ नहीं है, वो तो होता रहेगा। इस साल नहीं पेरेंट्स को फील प्राउड करवाओगे तो अगले साल प्राउड फील करवा दोगे, और नहीं भी करवाओगे प्राउड फील तो क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी तो चल ही रही है, हर किसी की ज़िंदगी चल जाती है, आपकी भी चल जाएगी। जो ना अपने सारे स्टूडेंट्स में ना एक चीज़ चाहिए। वो चीज़ क्या चाहिए कि मैं आपकी तरफ कितना भी चैलेंज थ्रो करूं, आपको हार नहीं माननी। आज मैं ये पैसेज लेके आई हूँ, मंडे को हो सकता है इससे और डिफिकल्ट पैसेज लेके आऊँ, ट्यूसडे को हो सकता है उससे और डिफिकल्ट पैसेज लेके आऊँ, बट आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया, ये दिखाता है कि आप कमज़ोर हो, और कमज़ोर लोग कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाते। स्टैंड आउट का मीनिंग क्या? अलग हट के अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू बी वेरी ब्रेव, बिकॉज यहाँ पे हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, क्योंकि हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर, तभी जो भी हमारे सामने आएगा वो हमें इजी लगेगा। यस, सो परफेक्शन ज्वाइन कर लिया है तो इसका मतलब है यू आर रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज। आप तैयार हो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो जब चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, डोंट बी लाइक अ माउस, ये मुझसे नहीं हो रहा है मैं छोड़ देता हूँ। चलो, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे सैटरडे कल एडिटोरियल में। ग्रामर ग्रंथ आपका नेक्स्ट सैटरडे स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट सैटरडे आपकी सैटरडे भी क्लासेस होंगी। इस वीक आपका मंडे टू फ्राइडे ही था। और एक मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना कि आज की क्लास में आपको कैसा लगा। क्या आप आज की क्लास को ब्रेवली फेस कर पाए या नहीं कर पाए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है,
क्या रेडी हो सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए यानी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि सभी लोग मुझे आज की क्लास का फीडबैक ज़रूर देंगे। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी ब्रेव इनफ। Thank you, God, for helping me become more and more strong day by day. Thank you, God, for helping me remove all the negativities from my life. Thank you, God, for helping me in every step that I take. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड